नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल जीके वीरेंद्र राठौड़ पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को बता दूं कि मैंने एक बार फिर आपके लिए 20 क्वेश्चन डेली करवाने का आपसे वादा किया था। उसी को पूरा करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। बीच में 2 दिन किसी कारण से आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा और लगभग 200 के आसपास क्वेश्चंस करवाऊँगा। इससे पहले मैंने हिस्ट्री वाली बुक के जो 5 टॉपिक हैं, पाँचों के 15-20 क्वेश्चंस आपको कुल मिलाकर 100 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए थे। और अब वही हम जो आपकी राजनीतिक विज्ञान की किताब है उसमें से 100 करेंगे और अर्थशास्त्र वाले में से 100 करेंगे, फिर ज्योग्राफी का नंबर आएगा। तो अभी हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो है अर्थशास्त्र का पहला टॉपिक है विकास। तो विकास जो टॉपिक है उससे संबंधित मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। आज आपको 2 टॉपिक के क्वेश्चंस इस वीडियो में एक साथ करवाऊंगा। तो आपको पहले सभी क्वेश्चंस लिखने हैं और उसके बाद में इनको अच्छे से समझते हुए याद करना है। देखो एक बार मैं फिर बता देता हूं कि आपने ब्लूप्रिंट है वो देख लिया होगा। अगर अभी भी नहीं देखा है और आपको आवश्यकता है कि अच्छे से समझा दे वो सर, तो मैं आपको समझा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर अगले वीडियो के अंदर पूरा आपका ब्लूप्रिंट, ठीक है। और साथ में ये अभी बता देता हूँ कि लगभग आपका 80% जो पेपर बनने वाला है वो इन्हीं वन लाइनर क्वेश्चन से बनने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको किताबें पढ़नी हैं। जो एनसीईआरटी की बुक आपके सिलेबस की हैं उन्हीं को लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चलना है। पहले उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ो और उनके क्वेश्चंस जो मैं सामने करवा रहा हूँ उनसे आप प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आपको अपना संघर्ष जारी रखना है, लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए चलना है और उसी जोश और जुनून को दोगुना करते हुए नए साल में नए अंदाज के साथ पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, एकदम इजी सा क्वेश्चन कि विकास का लक्षण क्या है, विकास कब आप मानेंगे। तो वैसे मैंने पहले बता दिया था कि वृद्धि और विकास में अंतर है, क्योंकि विकास गुणात्मक वृद्धि है, गुणों में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखो आय में वृद्धि होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होना और नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी मिलना, ये सभी लक्षण यानी कि उपयुक्त सभी लक्षण किसके हैं, विकास के हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है, यानी कि लोगों के बीच में या फिर लोग मुख्यतः विकास किसे मानते हैं, किसको विकास मानते हैं लोग। तो लोग मुख्यतः विकास किसको मानते हैं कि आय हमारी बढ़ रही है गुणात्मक रूप से, तो हम उसको क्या मानते हैं, विकास, ठीक है। लेकिन जो पूरे मेन अगर आप लक्षण देखें तो ये तीनों लक्षण हो जाएंगे, आय, स्वास्थ्य सुविधा और नियमित रोजगार, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। भाई मानव विकास है उसके लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए देखो शैक्षिक विकास के लिए, शैक्षिक अपना विकास हो, राजनीतिक विकास हो उसके किससे, शिक्षा या साक्षरता से, और सामाजिक विकास हो। शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास के लिए हम क्या चाहते हैं, साक्षरता। तो साक्षरता इन सब के लिए अनिवार्य है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया उस टाइम भी बताया कि राष्ट्रीय आय अधिक किस पर निर्भर है, सेवा क्षेत्र पर। लेकिन सेवा और उद्योग द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप पर है। लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक लोग कौन से कार्य में लगे हुए हैं तो वो है कृषि। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय है
उसका प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय के क्रियाकलाप। ठीक है। प्राथमिक कौन सा है? कृषि से संबंधित। और उद्योग किस में आते हैं? द्वितीय के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये मेरा बताया हुआ है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ से बनेंगे, वो याद रखने। आर्थिक विकास के अंदर सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंदर जो लक्ष्य हैं वो कौन कौन से शामिल करते हैं? तो अभी आपने ऊपर देखे थे, जैसे कि नियमित रोजगार है, स्वतंत्रता है, नियमित और बेहतर मजदूरी। आपने पहला ही क्वेश्चन देखा है लक्षण वाला, तो उसी पर आधारित ये लक्ष्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो गरीबी का प्रतिशत यहाँ पर देखो ये गलत है, छत्तीसगढ़ नहीं, क्या है? बिहार इसका उत्तर है। तो गरीबी का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन देखो, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है भाई? UN, ये भी गलत छपा हुआ है, UNDP। कौन जारी करता है? UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी ध्यान में रख लेना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मानव विकास किस राज्य का है? अपने भारत के अंदर केरल का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जिसको पुनः पूरित नहीं कर सकते, ऐसा संसाधन कौन सा है भाई? तो वो है खनिज तेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव विकास का अर्थ क्या है भाई? मानव विकास किसे कहेंगे आप? यानी कि मानव में गुणात्मक सुधार होना, मानव के गुणों के अंदर वृद्धि होना, गुणों में सुधार होना क्या कहलाएगा? मानव का विकास कहलाएगा। ठीक है, तो मानव का विकास कब होगा? जब गुणात्मक वृद्धि होगी। ये मैंने वीडियो की शुरू में ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी भी देश को मुख्यतः हम जो विकास का स्तर देखते हैं या विकास का मापन करते हैं, वो मुख्यतः किसके आधार पर करते हैं? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ठीक है, हालांकि इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल करते हैं। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर भी अधिक किसकी है? केरल की है। लिंगानुपात भी केरल का है, और साथ में मानव विकास सूचकांक भी सबसे अधिक किसका है? केरल का है। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप, फिर से ये क्वेश्चन आ गया भाई, वहाँ पर पूछा था सबसे गरीबी का अधिक प्रतिशत कहाँ पर है? बिहार में। यहाँ पर पूछा है निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप कहाँ पर है? तो जहाँ निर्धनता होगी वहीं प्रकोप होगा, तो बिहार और उड़ीसा। थोड़ी बहुत इनकी लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, GDP का क्या अर्थ है? यानी कि इसी तरीके से आपको मैंने ऊपर बताया था, UNDP का भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर GDP का आपसे पूछा है, तो GDP का फुल फॉर्म क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। आगे देखो अगला क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो विकास ऊपर देखो आपने देखा था प्राय विकास, तो वहाँ पर तो प्रति व्यक्ति आय था सिर्फ, लेकिन यहाँ पर देखो पूछा है सामान्यतः किसी देश का किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय तो मुख्य रूप से है ही, उसके साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य यानी कि साक्षरता और स्वास्थ्य दोनों को भी शामिल किया जाता है किसके मापन में? मानव विकास के मापन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है भाई? वह देश कहलाता है
विकसित देश। जिसका लो होता है वो अविकसित होता है, और जिसका लगातार थोड़ी वृद्धि होती रहती है वो क्या होता है, अर्धविकसित। ठीक है, तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो विकसित देश, जैसे कनाडा, अमेरिका और चाइना, आपके जापान, ये सभी देश किस में आएंगे, विकसित के अंदर। भारत विकासशील देश है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो भाई ये मैंने पहले ही बता दिया, फिर से बता देता हूँ। उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाएगा, कृषि किस में आएगा, प्राथमिक में, और सेवा किस में आएगा, तृतीय के क्रियाकलाप में। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये तो सीधा ऑथेंटिक सीधा सीधा क्वेश्चन है कि भाई 1992 में किसका गठन हुआ है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट होती है, 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, पंचवर्षीय इसलिए 5 वर्ष होगी, और स्टार्ट कब होती है, 1951 में। बिहार एक राज्य है, तो बिहार कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, अगला है दूसरा टॉपिक, और टॉपिक का नाम है, देखो इसी के अंदर मैं दूसरा टॉपिक भी आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन आपको करवा ही नहीं था, और मैंने ये भी बोला था कि 1 तारीख को आपका प्री बोर्ड भी है, तो साथ में आपको वो भी तैयारी करते रहना है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको आज, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आज क्वेश्चन ज़्यादा करवा देता हूँ, कल आपको ब्लूप्रिंट बता दूंगा, और साथ में 10-20 क्वेश्चन और करवा दूंगा। ऐसे करके लगभग आपको छुट्टियों के अंदर 1 तारीख से पहले, 1 जनवरी से पहले, नई साल से पहले आपको 150 के आसपास क्वेश्चन, या फिर 200 होते हैं तो और अच्छी बात है, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छे से। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि कौन सी है? ये है, देखो अभी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि। देखो ये दूसरा टॉपिक इसीलिए भी साथ में लिया है कि यही चीज़ें पहले टॉपिक से जुड़ी हुई भी हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें किस में आएंगी, प्राथमिक क्रिया के अंदर। दूसरा प्रश्न देखो, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो राष्ट्रीय आय के अंदर अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा था, सेवा, तो सेवा किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में। तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का। लेकिन सर्वाधिक लोग किस में काम कर रहे हैं, प्राथमिक क्रिया में, कृषि के अंदर। तीसरा क्वेश्चन देखो, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो वो है द्वितीय के क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक है, और द्वितीय क्षेत्र का सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है? भाई आर्थिक क्रिया के आधार पर अगर आपसे पूछे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आप 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। मुख्य रूप से आप 3 भागों में बांटते हैं, किसको, आर्थिक क्रियाओं को। तो अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, जिनसे हमें कोई ना कोई आय प्राप्त होती है। आगे देखो 5वां क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था आप किसे कहेंगे? तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व है, औद्योगिक विकास में विदेशी सहयोग, वृहद एवं कुटीर उद्योग का अस्तित्व है। तो इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कोई सा भी नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि वहाँ पर पूंजी के साथ साथ में राष्ट्र को, समाज को भी महत्व दिया जाता है, और तीनों प्रकार की वहाँ पर ये आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो उद्योग को किस में सम्मिलित करेंगे भी, प्राथमिक क्रिया में तो डेयरी, कृषि ये सब आ जाएंगी, लेकिन उद्योगों के अंदर क्या आएगा, द्वितीय के क्षेत्र शामिल किया जाए। उद्योग किसके अंदर आएंगे, द्वितीय के क्षेत्र के अंदर। किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया
जाएगा। तो बैंक किस में आता है? सेवा क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र किस में आ जाता है फिर? तृतीय के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ दिखाई देगी? कृषि क्षेत्र में, छुपी हुई बेरोजगारी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया उस टाइम भी अच्छे से बताया हुआ है। किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो सार्वजनिक और निजी के आधार पर किसको आप बांटते हैं भाई? उद्यम हैं उनको स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं, है ना, सार्वजनिक और निजी। वह गतिविधि जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है, तृतीय क्षेत्र में आती है। कैसे? जैसे सेवा सेक्टर, यानी कि परिवहन है, संचार है, ये कोई उत्पादन नहीं करते हैं वस्तु का, बल्कि करते क्या हैं? उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग